तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का बेटा, लेकिन हूं मारवाड़ी अग्रवाल। व्यापार हमारे खून में है और मेरे पिताजी को भी शेयर बाजार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता था। तो जब मैं 12, 13, 14 साल का उम्र का था तो उनके दोस्त आते थे, शाम को लोग डिस्कस करते थे। वो समय में सेंचुरी मिल्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ग्वालियर रेयन, टाटा स्टील, ये सब बड़ी कंपनियां फेवरेट कंपनीज थी। तो मैं हमेशा बहुत इंक्लूसिव बच्चा था। सो माय फादर, मैं अपने फादर को बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये टाटा स्टील का भाव क्यों बढ़ गया, सेंचुरी क्यों घट गया। तो वो बोलते थे, तू वो टाइम पे कोई कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, 12 से 2 बाजार रहा करता था। हम तो पढ़ते थे, हमको भाव ये दिन का भाव नेक्स्ट डे ही मालूम पड़ता था। तो डैडी बोलते थे, देख आज पेपर पर देख ग्वालियर रेयन की खबर आई है ना, आज ग्वालियर रेयन का भाव बढ़ेगा या घटेगा, कल उसको चेक करना। तो मैं चेक करता था, फिर बैलेंस शीट पढ़ने लगा। तो उस उम्र में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, किसको पायलट बनना है, किसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है। सब वो एज में लड़कों को सब लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। तो मेरे फादर बहुत डेमोक्रेटिक फादर थे। वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई तेरे को जो करना है तू कर। ठीक है, मेरा एक बड़ा भाई था, उसको वो चार्ट अकाउंटेंट हो गया था, मेरे फादर वो प्रैक्टिस करता था। तो बोला मेरे एक बेटे को प्रैक्टिस कराना चाहता था, वो कर रहा है, अब तेरे को जो करना है वो कर। तो बीकॉम हुई। तो मैं बोला मैं तो जाता हूँ शेयर बाजार। तो बोले शेयर बाजार कल कड़का हो गया वहां पे तो क्या करेगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा, पहले सीए कर। तो मैंने सीए किया। तो मेरे सीए हुए तो डैडी बोले, अरे तू अभी क्या करेगा। मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा। मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है, मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। आप समझे ना। लेकिन उन्होंने कहा कि देख मेरे पास बंबई में घर है, कुछ भी हुआ तो तू रह सकता है, तू पढ़ा लिखा चार्टेड अकाउंटेंट है, आप समझे ना, तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी और बॉम्बे में घर रहे और नौकरी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। बट वन थिंग फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इन लाइफ, यू हैव माई ब्लेसिंग्स बट नॉट एनी मनी फ्रॉम मी। मेरी मम्मी ने बोला, हम तो मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा। मैं बोला मम्मी डरो मत, एक कम भाव रहेगी आपको तंग करने के लिए। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार, पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया। उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था। मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, वो बोले सिक्योरिटी में। बोला सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोली ठीक है, मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। तो ये तो भगवान ने, मतलब पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, 2-3 साल मंदे थे। फिर बहुत कहानी है, ऐसा हुआ के शेयर लिए, 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65। वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए, वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1000। तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु रनवटे का एक बजट आया, उस हमारे शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं कोई बॉक्सिंग मैच है, जो आए बोले बेच दो बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे। ही वॉज द मैन हु फर्स्ट एबॉलिश्ड एस्टेट ड्यूटी इन इंडिया, ब्रॉट डाउन द रेट्स ऑफ टैक्स टू 60%। तो मुझे लगता था बजट खराब नहीं आएगा। तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं किसको। और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरे को जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्क 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्क 2 करोड़ 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे, सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपने एसी आ गया। और फिर
भगवान ने साथ दिया और हमने क्या किया, कभी गलत काम नहीं किया पैसा कमाने के लिए। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी को बेच के आता है, कभी किसकी हाई नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन है और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचूं उधर लूं, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं है, आप समझे ना। और ना करने हैं तो आते हैं, लेकिन करने ही नहीं है। तो भगवान ने आज भगवान के बहुत क्या बोल सकते हैं कि आई हैव फार लेसर वेल देन पीपल थिंक, बट फार 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 मोर देन आई नीड, बिकॉज वेल्थ ऑल्सो हैज अ पर्पस। क्या करूंगा पैसे का, बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूं मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवानी और बहू करने वाले और बेटे और बेटी है। आप समझे ना। तो खुश हूं, करता वो हूं जो मैं चाहता हूं। द वेल्थ अलाउज मी टू डू व्हाट आई वांट एंड आई लिव लाइफ बाय माय टर्म्स एंड व्हाट एवर सक्सेस आई हैव हैड, आई थिंक पेशेंस, हार्ड वर्क, टेकिंग डिफीट विद अ स्माइल। मुझे बहुत बार नुकसान हुआ जिंदगी में, बहुत बार सेटबैक लगा है, मैंने बहुत बार शेयर बेचे पैसा नुकसान ही भरने के लिए, लेकिन एक बार हो गया। सी नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, ओनली मेक वन यू कैन अफोर्ड सो दैट यू मे लिव टू मेक अनदर वन, बिकॉज इफ यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगाया A to Z, मैं 150 करोड़ रुपया खोया उसमें, मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की, मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की। अपना डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और भूलो उसको। वेल टिप्स एंड हार्डेस्ट और हेल्थ। और मेरी बीवी को नहीं मालूम है मैंने क्या दिया या बेचा, आपको क्या मालूम पड़ेगा। ऑल्दो आई डोंट माइंड एनी, बट मैं तो बोल देता हूं। देखिए क्या है कि पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो हिंदुस्तान में कोई भिखारी रहता। मतलब दमानी जी ने क्या लिया, मैंने क्या लिया, हम पहले 99% तो सब फॉल्स रहते हैं, लोग शेयर लेते हैं, लॉन्ग रूमर फैला देते हैं। और ये आई थिंक टिप्स आर वेरी वेरी इंजरियस टू हेल्थ। और दूसरी जी एक चीज ये मैं कभी टिप देना नहीं चाहता हूं कि मैं आपको बोल दूं कि आप XYZ कंपनी ले लीजिए और कल कोई चीज बदल जाए जो आपको नहीं मालूम है, या आपको जिसकी समझ नहीं है, मैं तो शेयर बेच दूंगा। So you live in such a dynamic market, such a changing market that आपको हर चीज इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा। वो रिव्यू कौन करेगा? कि मेरे को तो मेरी एडवाइस तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाइए। और मैं समझाता हूं आपको कि मुझे बुखार होता है तो मैं तो क्रोसिन ले लेता हूं, मेरी मम्मी और रेखा मेरी वाइफ को मालूम पड़े तो वो तो डॉक्टर को बुलाते हैं। Why? Because my medicine और my health needs professional advice. तो ये जो इन्वेस्टिंग है ये कोई इजी कार्यक्रम तो है नहीं, आप समझे ना। पैसे का मामला है, बहुत समझ चाहिए, बहुत फॉलो अप चाहिए। और आज 2-2.5% की फीस लेके कोई आपको देने को तैयार है, 1.5-2%, तो आप खुद क्यों उस काम खुद के डिसीजन या एबिलिटी से क्यों करें? बहुत जन करना चाहते हैं क्योंकि उनको शौक है। ठीक है, आपको शौक है तो 95% पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए ना, 5% खुद के लिए। या तो आप फुल टाइम इन्वेस्टर रहिए, पढ़िए, समझिए उसको, वो आप कर सकते हैं। एवरीबॉडी कैन ट्राई एंड बहुत कोई बैलेंस शीट समझने वाला ही अच्छा इन्वेस्टर हो ऐसा नहीं है। बट टिप्स आर ट्रेमेंडसली हैजार्डस फॉर हेल्थ। और दूसरी चीज मैंने निवेशकों में क्या देखा है कि मैं आपको कहानी समझाता हूँ। पहले मुझे विस्की पीने का बहुत शौक है, तो बॉम्बे में एक बार है मरीन होटल में जेफरीज, तो मैं वहां रोज जाता था। तो मैं आऊं वहां चालू क्या शू लागे छे, अभी शू लेवानू, शू बेचवानू। अरे मैं बोला अभी तो सब बेच के नहीं लेके आए, अभी जरा दारू पी रहा आराम करने दो। अब कोई प्रिटी औरत आए पूछने के लिए, उसको कैसे ना बोले, तो उसको बोलो XYZ शेयर ले लो। अच्छा कितना बढ़ेगा? मैं बोला 3 साल में डबल होएगा। बस खाली 3 साल में डबल? मैं बोला देख महालक्ष्मी रेसकोर्स का एड्रेस देता हूं, वहां जाके घोड़े खेल। मतलब क्या है कि निवेशकों का एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये तो रेसकोर्स है, अरे 6 महीने में डबल होना चाहिए, 1 साल में ट्रेबल होना चाहिए, ये थोड़ा रेसकोर्स है। जो एटीट्यूड ही है
वो एटीट्यूड ये है कि कोई यहाँ गोल्ड जैकपॉट लगना चाहिए, और उस एटीट्यूड की वजह से लोग को ग्रीड आ जाती है, और ग्रीड आ जाती है तो कोई भी कुछ समझाता है, समझ लेते हैं, कर लेते हैं। इसके वजह एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई आपको बैंक में 7% 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उस पर टैक्स लगता है। शेयर बाजार में आपको 18% मिले, टैक्स फ्री मिलता है, तो 18% में आप किंग हो। तो बेसिकली देखिए, इतनी बड़ी सभा को आप बोलेंगे हम राकेश वाला से थोड़ा भी सुनने हैं कि 15-18% रिटर्न मिले हमको, लेकिन क्या करें, वो भी सच्चाई है, बोलना पड़ेगा ना कि सच्चाई यही है कि 18, 15 और 21% के बीच से ज्यादा रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। और आप लोगों ने बहुतों ने खुद निवेशक, ये मत सोचिए मैं समझता हूं मैं बहुत शाना है होशियार, खुद कोशिश करी होगी, लेकिन बहुत कमों ने कमाए हैं। तो एक होशियार आदमी को एक्सपीरियंस इज अ टीचर। आप समझे ना, I don't know whether I should say this. I think I have to say the truth. And this is the truth. That you need professional advice for investment. And tips are extremely, extremely hazardous for health. देखिए, मैं अपने लिए समझता हूँ कि I have much learned. बहुत कुछ सीखा है मैंने, लेकिन जो सीखना मुझे अभी वो बहुत ज्यादा है। The quest to learn is a journey, not a destination. It's a very, very important thing. So, you cannot learn in a day. And you cannot learn by फॉलोइंग एनीबॉडी। एक चीज जिंदगी में मेरी प्रोग्रेस की मैं समझता हूँ कारण ये भी था कि आई एम वेरी डिफाइंड बाय नेचर। कोई कुछ बोल दे तो मैं मानता नहीं, मैं वही करूंगा जो मुझे जस्ट है। लेकिन मैं कैसे कर, बिकॉज आई कुड गेट सक्सेस, देन ओनली आई कुड गेट कॉन्फिडेंस इन माई जजमेंट, देन ओनली आई हैड द वेल टू पुट अकॉर्डिंग टू माई जजमेंट। सो टू स्टार्ट इन अ स्मॉल वे, लर्न। So it's a very difficult journey. I'm not comparing myself to anybody, but it is, like being Rahul Dravid as a batsman. It's an extremely difficult task. ताकि वो बातें जिन बातों का आप लोगों को पता नहीं है। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को राजकोट में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। हर्षद मेहता को अश्विन मेहता के अलावा और 2 भाई है, जिनका नाम है सुधीर मेहता और हितेश मेहता। सुधीर मेहता हर्षद मेहता की तरह कई कोर्ट केसेस में, क्रिमिनल केसेस में अड़क चुके हैं। उनके ऊपर पुणे के एक फाइनेंशियल फर्म में स्कैम का भी आरोप लगा है और उसी के कारण उनको हिरासत में भी लिया गया था। उनके ऊपर केस भी चल रहे थे। कपड़ा व्यापारी थे। मुंबई के बाद कुछ सालों के लिए उनकी फैमिली रायपुर छत्तीसगढ़ में भी शिफ्ट हुई गई। वही छत्तीसगढ़ में हर्षद का बचपन भी गुजरा और वही उन्होंने कुली शिक्षा भी हासिल की। कुछ साल बाद उनकी फैमिली वापस फिर मुंबई शिफ्ट हो गई। 1976 में हर्षद ने अपना बीकॉम कंप्लीट कर लिया था। हर्षद मेहता को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, वो क्रिकेट बहुत अच्छे खेलते थे, एक अच्छे लेग स्पिनर भी थे। 1976 से 1980 तक उन्होंने कई सारी नौकरियां की, लेकिन किसी भी नौकरी में उनका मन लगा नहीं। आखिरकार 1980 में वह हरजीवन दास निमिदास सिक्योरिटीज़ कंपनी में जॉबर का काम करने लगे। वहाँ के प्रसन्न प्राणजीवन दास को वो अपना गुरु मानते हैं और उन्हीं का कैरेक्टर सीरीज में अंबालाल सेठ दिखाया गया है। अंबालाल सेठ आखिरकार हर्षद मेहता को जॉबर का जॉब देते हैं। हरजीवन दास के बाद उन्होंने अपनी कंपनी चालू की और आगे आपको कहानी पता है, आप लोगों ने तो सीरीज़ देखी है, लेकिन कहानी के कई सारे ऐसी घटनाएं, कई सारे ऐसे पहलू है जिनका आप लोगों को पता नहीं है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि पहला पहलू बता रहा हूँ, हर्षद के पास कुछ समय के लिए इतना पैसा आ गया था कि उन्होंने एसीसी सीमेंट का एक शेयर का भाव 200 से 9000 तक बढ़ा डाला था। मतलब कुछ महीनों में उन्होंने इतना पैसा पंप किया था एसीसी सीमेंट के शेयर में, 200 से 9000 तक उन्होंने भाव बढ़ा डाला था। और दूसरी घटना पर, हर्षद भारत के पहले ऐसे ब्रोकर थे जिनको बिजनेस टुडे जैसे मैगजीन ने कवर किया था, उनके ऊपर स्टोरी लिखी थी और उनको अपने कवर पेज पर स्थान भी दिया था। उनका फोटो भी बिजनेस टुडे मैगजीन में छपा था। तो हर्षद के रिलेटेड ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो सीरीज में भी बताई नहीं गई है। ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। के बारे में मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हर्षद मेहता की कुछ ऐसी घटनाएं दिखाने वाला हूँ, ऐसी घटनाएं बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम लोगों को अभी भी पता नहीं है। इसलिए आप इस चैनल
पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर्षद मेहता के ऊपर मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आगे भी ऐसे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आगे वाली जो वीडियो आने वाली है जिसमें मैं हर्षद मेहता के इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, उस वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगली वीडियो में जब डालूंगा तो आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाली है। हर्षद मेहता के ऊपर जो पिछले वीडियो बनाए उनका एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। अगर आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में द हर्षद मेहता स्टोरी नाम का प्लेलिस्ट सेक्शन भी है, वहाँ पे मैंने अब तो हर्षद मेहता के ऊपर कितने सारे वीडियो बनाए, वो सारे वीडियो एक जगह पे है, वो वीडियो देखिए, ये भी वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छे लग रहे हो तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, डिसलाइक और सब्सक्राइब ऐसा कुछ तो भी करना है आपको, क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत भी लगती है, बहुत सारा वक्त भी जाता है। का एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो आपसे दरखास्त है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली दूसरी वीडियो अभी इसके बाद की, उसमें मैं हर्षद मेहता के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। कहानी तो सीरीज में बताई गई है सारी, लेकिन इसके जो छोटे छोटे ऐसी घटनाएं है जिससे हर्षद मेहता की लाइफ में टर्न आए थे, महत्वपूर्ण घटनाएं, वो कहीं बताई नहीं गई है, उसके बारे में न्यूज़ में भी आया नहीं है। वो सारी घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे 2 घटनाएं अभी मैंने बताई और 8 घटनाएं वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।